इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक श्री केवल सिंह पठानिया जी, हमारे हिमाचल प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन श्री देवेंद्र श्याम जी, हमारे कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन श्री कुलदीप पठानिया जी, हमारे आईटी के सलाहकार श्री गोकुल बुटेल जी, हमारे पंचायती राज के सेक्रेटरी पिंटू मंडल जी, हमारे सभी मंच पर विराजमान अतिथिगण, दूर दराज से आए हुए हमारे माताएं, बहनें, युवा साथियों और स्कूल के प्यारे बच्चों, जब मैं केवल सिंह पठानिया जी की बात को सुन रहा था तो कहा कि मैं इस स्कूल से पढ़ा हुआ हूं। हम सब लोग गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हुए हैं, लेकिन पिछले दिनों जब मैं शिक्षा विभाग की बैठक ले रहा था तो जो बच्चों का शिक्षा का स्तर है उसमें थोड़ी गिरावट आई। शिक्षा के क्षेत्र में वैसे तो हम पूरे हिंदुस्तान में दूसरे नंबर पर है, लेकिन क्वालिटी एजुकेशन में हम फिसल कर 18वें नंबर पर पहुंच गए। और आप देख रहे होंगे कि हम शिक्षा में व्यापक व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए आए दिन फैसले कर रहे हैं। कल ही कैबिनेट की बैठक थी और कल कैबिनेट की बैठक में हमने शिक्षा के स्तर में कैसे सुधार हो, इस दृष्टि से कल हमने शिक्षा में व्यापक सुधार के कुछ नियमों को परिवर्तित किया है। अगले एकेडमिक सेशन से पहली कक्षा में इंग्लिश मीडियम शुरू कर दिया जाएगा और साथ में हिंदी को भी पढ़ाया जाएगा। सभी स्कूल के जो प्रिंसिपल है, कहीं बच्चों के मन में हीन भावना ना पैदा हो कि सामने जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है और मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा हूं तो कहीं उसकी ड्रेस अच्छी है, उसमें पढ़ाने वाले टीचरों के बारे में मैं नहीं कह सकता, क्योंकि जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर आते हैं वो टेस्ट के थ्रू आते हैं, कंपटीशन के थ्रू आते हैं, वो पढ़ाने में भी अच्छे हैं, तो उनको एक अधिकार दिया गया है शिक्षा के प्रिंसिपल को कि वो अपने लेवल पर एसएमएससी के अध्यक्ष के द्वारा और अपने लेवल पर अगले साल से स्कूल की अपनी 6 ड्रेसों में से एक ड्रेस का चयन कर सकता है। प्राइमरी एजुकेशन मजबूत हो, इस दृष्टि से भी अब व्यापक फेरबदल हम शिक्षा क्षेत्र में कर रहे हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो भविष्य की चुनौती है, अगर उसके साथ हम अपने बच्चों को आगे बढ़ने का मौका नहीं देंगे तो हमारा शिक्षा क्षेत्र में हमारे जो छात्र छात्राएं पढ़ रहे हैं वो भी सही ढंग से नहीं पढ़ पाएंगे और एक आत्मविश्वास की कमी उनके मन में रह जाएगी। हम खुद गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हैं। जब हम गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ रहे हैं और आप आज ये कल्पना कर सकते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हुआ एक छात्र आज प्रदेश का मुख्यमंत्री बन सकता है और दूसरा इस क्षेत्र का विधायक बन सकता है, तो राजनीति के क्षेत्र में भी आपका आत्मविश्वास और अधिक आपको बल देगा। जब से हमारी सरकार बनी है, मैं बार बार एक बात दोहराता हूं, 75,000 करोड़ रुपए का कर्जा हिमाचल प्रदेश की जनता पर चढ़ा हुआ है, 10,000 करोड़ की सरकारी कर्मचारी की देनदारियां हैं और जो हम कर्जा उठा रहे हैं वो भी हिमाचल प्रदेश पर चढ़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार आई थी, हर 5 वर्ष बाद आप बदलाव करते हैं, लेकिन ऐसी सरकार पिछले 40 वर्षों में आपने कभी नहीं देखी होगी जो सिर्फ कर्जे पर कर्जा लेती गई और आम जनता की समस्याओं के समाधान के हित में उन्होंने कोई फैसला नहीं किया। हमारी सरकार समाज के उस अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहती है
उस गांव के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहती है, उसके दुख को बांटना चाहती है, लेकिन आर्थिक संसाधनों की कमी के कारण कुछ फैसले लेने में थोड़ी देरी हो रही है। लेकिन हमने एक साल में जो फैसले लिए वो समाज के आम व्यक्ति के लिए, गांव के किसान के लिए। पिछले कल ही मैंने कांगड़ा में आज तक के इतिहास का, आजादी के बाद के सबसे बड़े इतिहास का 270 करोड़ रुपए का पेप्सी का कारखाने का शिलान्यास किया और एक साल में उनसे ये अनुरोध किया कि एक साल के अंदर आपको बनाना 2000 लोगों को उसका फायदा होगा। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, कुछ चीजें थोड़ी समय बाद आपके समझ में आएगी, धरातल पर उतरेगी जब। यही नहीं, कांगड़ा को हम टूरिज्म कैपिटल के रूप में विकसित करना चाहते हैं, यानी कि दूसरी राजधानी पर्यटन के क्षेत्र में विकसित हो। इस क्षेत्र में भी हमारी सरकार कार्य कर रही है, लेकिन अड़चने बहुत है। धीरे धीरे हम सब कानूनों को बदल रहे हैं। आज ही हमने विधानसभा में होम स्टे से संबंधित एक कानून लाया ताकि आम लोग भी अपने घर में एक होम स्टे खोल सके, ताकि उसके भी रोजगार के अवसर बढ़े मिले। अभी आपने देखा कि हमने कई सालों तक लोग पटवारी के पीछे घूमते थे, रजिस्ट्रेशन हो जाता था, इंतकाल नहीं होता था, पार्टीशन के लिए कई सालों से घूम रहे हैं। हमने पिछले 2 महीने से लगातार राजस्व लोक अदालत लगाई और हिमाचल प्रदेश में 45,000 जो म्यूटेशन के केस पिछले 4 साल 5 साल से पड़े थे, 5 सालों से उन म्यूटेशन केसेस को सॉल्व किया। अब पटवारी जिनकी रजिस्ट्री हुई उनके पीछे घूमते हैं, नहीं तो पहले आप पटवारी के पीछे घूमते थे। ये समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने की हमारी कोशिश है। कुछ योजनाएं हम युवाओं के लिए लाए हैं। पिछले कल ही हमने 1400 पोस्टें हेल्थ डिपार्टमेंट में स्वीकृत की, जिसमें 700 के करीब पोस्टें स्टाफ नर्सिस की हमने स्वीकृत की है। ये सब चीजें हम क्यों कर रहे हैं? ये सब चीजें ताकि सरकार में जहां रोजगार के अवसर पैदा हों, तकरीबन 20,000 से ज्यादा इस वर्ष हमने सरकार में रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। लेकिन सभी जगह सरकार में रोजगार नहीं मिल सकता है, आपको स्वरोजगार की तरफ भी जाना पड़ेगा। इस दृष्टि से हमने पहला राजीव गांधी स्टार्टअप ई व्हीकल योजना शुरू की है और पिछले कल तक उसमें 800 लोगों ने अप्लाई कर दिया है। ई व्हीकल में हम 50% सब्सिडी दे रहे हैं, यानी कि एक गाड़ी अगर 10 लाख की आएगी तो 5 लाख रुपया उसको सरकार देगी ताकि वो स्वरोजगार की तरफ बढ़े। इसी तरह एक और हमारी स्टार्टअप योजना आने वाली है, यानी कि जिसके पास 6 करनाल जगह होगी, अगर उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है पर 6 करनाल जगह है और 6 करनाल में जगह में हम सरकार की तरफ से एक ऐसी नीति ला रहे हैं कि उसकी 6 करनाल जगह में सोलर पावर का प्रोजेक्ट लगाया जाए 100 किलोवाट का, और उसको हर महीने 20,000 रुपया बैठकर मिले और उस सोलर पावर की जो सुरक्षा करनी है उसकी जिम्मेवारी उसको दी जाए। ये योजना हम लाना चाह रहे हैं क्योंकि जो सोलर पावर लगेगा उसमें जो लोन होगा वो सरकार लेगी, लेकिन उसकी जगह पर अगर उसे 40,000 रुपया मिलना है तो 20,000 रुपया लोन का, जिस बैंक से लोन नहीं होगा उसको रिटर्न के रूप में 25 साल तक देना पड़ेगा और 25 साल तक उसको 20,000 रुपया हर महीने मिलता रहेगा। यानी कि एक करनाल में 6, यदि एक साल में 6 करनाल में 2,40,000 रुपया एक साल में आपको मिलेगा। ये सरकार स्वरोजगार की तरफ आगे बढ़ने जा रही है। इसी के साथ हम किसानों को उनकी आर्थिक समृद्धि को बढ़ाना चाहते हैं। इस दृष्टि से अभी आने वाले बजट में हम जो पहले जमाने में प्राकृतिक खेती होती थी, पशु रखे जाते थे, उस दृष्टि से एक एश्योर्ड इनकम किसान के जेब में डालना चाहते हैं। हमारी सरकार उस नीति पर भी विचार कर रही है। ये सब नीतियां आपसे संबंधित है, लेकिन इनके लिए थोड़ा समय चाहिए। एक साल में जो 40 साल से बिगड़ी व्यवस्था है उसको ठीक नहीं किया जा सकता। अगर मैं सोचूं एक साल में शिक्षा के क्षेत्र में भी व्यापक सुधार की जरूरत है, हेल्थ के क्षेत्र में भी व्यापक सुधार की जरूरत है,
उसको ठीक करने के लिए, उसको धरातल पर लाने के लिए थोड़ा समय लगता है। पर मुझे खुशी है, 1 साल में हमने सभी कानून, जो दकियानूसी कानून पिछले 75 साल से चले आ रहे थे, पिछले 40 साल से चले आ रहे थे, हमने उन कानूनों को या तो खत्म कर दिया है या बदल दिया है। आप देखेंगे धीरे धीरे उसका प्रभाव आपको नजर आने लगेगा। इसी दृष्टि से हमने ये कोशिश की है कि जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो पटड़ी पर आए। क्या होती है अर्थव्यवस्था, ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर आपके पास महीने में आपके पतिदेव चाहे सरकारी नौकरी करके या कोई हमारी बहन सरकारी नौकरी करके अगर महीने का 10,000 रुपया लाती है, 10,000 के बाद वो अपने दूध का खर्चा, बच्चों की पढ़ाई का खर्चा, अपना जेब खर्चा सब निकाल कर अगर उसका खर्चा 12,000 रुपया आता है तो 2,000 रुपया कहीं ना कहीं से तो उठाएगी। आज हमारी सरकार, हमारे पास राजस्व आता है 100 रुपया। कितना आता है? 100 रुपया। और हम खर्चा कितना कर रहे हैं? 170 रुपया। यानी कि 70 रुपया हम कर्ज के रूप में पैसा उठा रहे हैं। इसको कैसे ठीक करना है, ये इस दिशा में हम इस साल 20% ठीक करने में सक्षम हुए हैं। और अगले 40 साल में, अगले 4 साल में, जो अगला 4 साल है, हम अपनी अर्थव्यवस्था को पटड़ी पर लाएंगे। और मैं बार बार कहता हूं कि अगले 10 साल में हम हिमाचल प्रदेश को हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली और अमीर राज्य बनाएंगे, जिसमें आपकी जेब में पैसा होगा। इस दृष्टि से हमारी सरकार कार्य कर रही है। हमने ओल्ड पेंशन स्कीम दी अपने सरकारी कर्मचारियों को। भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की सरकार की बात करती है। हमें 1780 करोड़ रुपए का नुकसान जो सरकारी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम देने के कारण हुआ है, 1780 करोड़ रुपया जो हमारी कर्ज की लिमिट हमारे जीडीपी के हिसाब से 3% होनी चाहिए थी, उसको उन्होंने काट दिया और हमें 1780 करोड़ रुपए कम दिए। क्यों? क्योंकि हमने जो सरकारी कर्मचारी है, जिन्होंने हिमाचल प्रदेश की विकास की गाथा लिखी है, किसी न किसी रूप से वो हिमाचल प्रदेश के विकास में अपना योगदान देते रहे हैं। जब हमने उनको ओल्ड पेंशन स्कीम दी, ये दिल्ली की केंद्र सरकार को पसंद नहीं आया। यही नहीं, उस ओल्ड पेंशन स्कीम की तरह हमें कई पाबंदियां लगा दी। अब सरकारी कर्मचारियों का जो 9,000 करोड़ रुपए एनपीए के रूप में कटा है, इनका एनपीए कटता था, वो वापस लेने के लिए हम बात कर रहे हैं, तो उसको वापस देने में भी ये आनाकानी कर रहे हैं। प्रदेश में इतिहास की सबसे बड़ी आपदा आई। आप बताइए, बारिश में कितना जान माल का नुकसान हुआ? 16,000 घर या तो आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गए, 4,000 घर तो पूर्ण रूप से नष्ट हो गए। अब जो हिमाचल में घर बनाता है, चाहे कच्चा बनाए चाहे पक्का बनाए, एक एक पाई जोड़कर अपना घर बनाता है, बड़ी मेहनत से घर बनाता है और उस घर में दिल लगा रहता है। लेकिन जिनके 4,000 घर इस आपदा में पूरी तरह नष्ट हो गए, हमने कहा, हम जानते हैं एक एक पाई जोड़कर आदमी घर बनाता है, हमने उस परिवार की अपनी आर्थिक तंगी के कारण भी 7 लाख रुपया पर घर प्रत्येक परिवार को दिया। यही नहीं है, जिसका कच्चा घर था बेचारे का 2-3 लाख रुपए का बना हुआ, तो मुझे अधिकारियों ने कहा कि उसका तो कच्चा घर है, उसे 7 लाख देने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा, वो गरीब आदमी क्या जिंदगी भर गरीब रहेगा? क्या वो कभी पक्का मकान के बारे में सोच भी नहीं सकता? उसे भी हमने 7 लाख रुपए दिया ताकि वो कच्चे मकान की जगह अपना पक्का मकान बनाए। जिसका आंशिक रूप से घर टूट गया, कि दरार आ गई, घर में जो पानी घुस गया, अब पानी भी घुस जाए तो 10-20 हजार रुपये तो वैसे ही लग जाता है, रिपेयर करने में और वैसे लग जाता है। उसको भी हमने 5,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपया किया। आज भी केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार, जो केंद्र सरकार के नियम है उनके अनुसार आज भी 5,000 रुपया मिलता है और घर बनाने के लिए 1.5 लाख रुपया मिलता है। इसलिए हमारी सरकार, तभी मैंने कहा कि हम समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने की पूरी कोशिश करते हैं। अनाथ बच्चे थे, कोई सोच सकता था? अनाथ बच्चे जिन्होंने अपने माता को खो दिया, जिन्होंने अपने पिता को खो दिया, क्या उनके जीवन पर बीतती होगी? हमने उन्हें सरकार ही माता, सरकार ही पिता के रूप में उनको चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का दर्जा दिया। आज हरेक
जो अनाथ बच्चा है पैदा होने के बाद से 27 साल की उम्र तक, जब वो शिक्षा ग्रहण करेगा 18 साल के ऊपर, उसकी पूरी फीस सरकार देगी, हॉस्टल का खर्चा सरकार देगी और 4,000 रुपया महीने का सरकार देगी। मुझे दो अनाथ बेटियां मिली। उनके एक्सीडेंट में माता पिता खो गए, अपने रिश्तेदारों के पास रहती थी, रिश्तेदारों के पास भी अपने चाचे के पास रहती थी। वो उतनी जोर से खुल नहीं पाती थी, उनसे कुछ मांग नहीं पाती थी। जब मैं उनसे मिला तो वो मुझे मिली, और पढ़ी लिखी बेटियां आगे भी पढ़ना चाहती है, पीएचडी करना चाहती थी। कहते सर मैं एमएससी कर चुकी हूँ, मेरे पास आगे पढ़ने के लिए अपने चाचा से मांगने के लिए ये भावना हौसला नहीं हो रहा था कि क्या मुझे आगे पढ़ाई के लिए पैसे देंगे। आज सरकार के द्वारा वो बेटियां एमफिल भी कर रही है और उनको 4,000 रुपये महीने का भी मिल रहा है, और उनकी शादी के लिए सरकार ने, चाहे लड़का है चाहे लड़की है, 2 लाख रुपए का अनुदान देगी, और जब घर नहीं होगा उनको घर बनाने के लिए 3 लाख रुपया देगी। ये पिछले कल ही हमारी सरकार ने फैसला किया है उन बच्चों के लिए जिनकी कोई आवाज नहीं, जिन्होंने कोई मांग नहीं की। अभी मैंने जब धर्मशाला रैली थी, मैंने कहा जितनी विधवाएं हमारी माताएं हैं, जितनी विधवाएं हमारी बहनें हैं, 1,15,000 के करीब हमारे यहाँ हिमाचल प्रदेश में विधवा बहनें हैं। उनके बच्चों की पढ़ाई का अगले बजट से, अगले साल से, चाहे पढ़ाई वो डॉक्टर की कर रही हो, चाहे वो पढ़ाई इंजीनियर की कर रही हो, चाहे नर्सिंग की कर रही हो या किसी और चीज की कर रही हो, उसका सारा खर्च अगले वर्ष से हिमाचल प्रदेश विधवाओं के बच्चों का सारा खर्च सरकार अपनाता है। ये चीज मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि ये लोग मेरे पास मांगने नहीं आए, ना अनाथ बच्चे आए, ना मेरे पास डिमांड करने आए। सरकारी कर्मचारी अपनी मांग के लिए हमारे पास आए कि हमें ओल्ड पेंशन स्कीम मिलनी चाहिए। किसान भी आंदोलन करता है कि हमें फसलों का उचित मूल्य मिलना चाहिए। हर एक स्टूडेंट्स भी मांग करते हैं कि हमारे कॉलेज में ये होना चाहिए, हमारे स्कूल में होना चाहिए। लेकिन ये वर्ग वो है जो बेचारे बोल नहीं सकते, कहना तो चाहते हैं लेकिन उनकी आवाज दिल के अंदर दब जाती है। उस आवाज को हमारी सरकार संवेदनशील तरीके से सुनती है, इसलिए ये योजनाएं हम उनके लिए लेके आ रहे हैं। अभी मैं देख रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी वाले जब आपदा आई तब तो खड़े नहीं हुए, आजकल कभी गोबर की टोकरी लेकर चले हुए हैं, कभी बोल रहे हैं पहना होगी गारंटियां दो। अरे पूरी गारंटी देंगे, ये सरकार विश्वास रखती है पूरा। जब उन्होंने कहा है प्राण जाए पर बचन ना जाए, 5 साल में पूरा करेंगे हम ये सारी चीजें। पहले वर्ष में 10 गारंटियों में से 3 गारंटियां हमने पूरी की है। अभी तो 1 साल हुआ है, और 1 साल में जिस पोजीशन में आपने हिमाचल प्रदेश को छोड़ा है, मैं कल्पना में नहीं कर सकता कि लोग रूटीन की सरकार में आते हैं, मस्ती मार के चले जाते हैं कि 5 साल कट गए, अब हम तो एमएलए बन गए और दोबारा आएंगे। हमने हमेशा ये सोचकर कार्य किया है कि हम सत्ता सुख के लिए नहीं आए हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों की ऐशो आराम की जिंदगी बताने के लिए नहीं आए हैं। हम आम परिवार से उठकर राजनीति करने आए हैं। सत्ता सुख के लिए नहीं बल्कि व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए आए हैं। इसलिए मैं ये कार्य आप लोगों के सामने बता रहा हूँ कि आने वाले हमने 3 गारंटियां की। ओपीएस की पहली गारंटी पूरी की, दूसरी गारंटी हमने इंग्लिश मीडियम प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 4 स्कूल बोले थे। अब मैं पैसा बच्चों की पढ़ाई पर लगाऊं तो पहले मैंने बोला कि बच्चों की पढ़ाई के 4 स्कूल क्यों करना, 4 स्कूल में इंग्लिश और बाकी में गवर्नमेंट स्कूलों में हिंदी। मैंने फैसला किया जितना मर्जी शिक्षा के क्षेत्र में पैसा होगा सभी स्कूलों में अगले मार्च से, ये 3 महीने बाद मार्च है, इसमें सब बच्चे इंग्लिश मैथ में पढ़ेंगे, सब इंग्लिश में पढ़ेंगे। और इनकी ड्रेस कोड भी चेंज कर दी जाएगी, इनके ड्रेस के पैसे भी हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के द्वारा इनके अकाउंट में डालेंगे। तीसरी, युवा लोग जो टैक्सी चला रहे हैं, हिमाचल के पर्यावरण, हिमाचल की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए हमने उनको कहा कि आप इलेक्ट्रिकल टैक्सी में जाइए। और आज मुझे खुशी है, तकरीबन आज लास्ट डेट है, 1 हफ्ते के लिए और बढ़ाई गई है 2 हफ्ते के लिए, तो 900 लोग अभी तक ई टैक्सी के लिए अप्लाई कर चुके हैं। ये पायलट प्रोजेक्ट है,
जिसमें हम युवाओं को 100 करोड़ की सब्सिडी देंगे। इसके बाद किसान से जुड़े हुए परिवार को एक विश्वास देना चाहता हूं, जो भी हमारा किसान है, अगर उसके पास पशु होगा, जगह होगी, उसके लिए हम एक योजना लेके आ रहे हैं ताकि उसके घर द्वार तक हमारी सरकार की जो विकास की रोशनी है वो पहुंच सके। इस दृष्टि से भी हमारी सरकार कार्य कर रही है। जो केवल सिंह पठानिया जी शाहपुर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, मैं छात्र जीवन से इन्हें जानता हूं। कॉलेज से लेकर यूनिवर्सिटी से लेकर राजनीतिक जीवन में, चाहे वो NSA का मैं स्टेट प्रेसिडेंट था, इन्हें मैंने जनरल सेक्रेटरी बनाया, फिर दिल्ली में भी मैंने इनको लेके गया, फिर यूथ कांग्रेस में इनको हमने जनरल सेक्रेटरी बनाया। धीरे धीरे संघर्ष करके 35 साल के राजनीतिक जीवन में संघर्ष करके आज आपके पास विधायक के रूप में पहुंचे हैं। इनके मन में हमेशा आपके लिए दर्द है। यहाँ बुलाने का मकसद सिर्फ यही नहीं है कि ये ब्लॉक का उद्घाटन करवा दिया। इनको पता है कि आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो फटाफट एक साल में 5.5 करोड़ रुपया शाहपुर लग जाए ताकि और जगह ना लगे। तो मैं इनको मना कर रहा था कि मंत्री जी को, अतुल सिंह जी को ही ले जाओ। कहते नहीं, फिर मेरा जो ब्लॉक का ऑफिस है 50 साल तक ही नहीं बनना, लेंटर बनना, मैंने दूसरे जोगला पड़ना। तो मैं बोले कोई गल नहीं, 5.5 करोड़ रुपया इनको देंगे। और जो इन्होंने कहा है, टूरिज्म की दृष्टि से भी ये क्षेत्र को हम विकसित करना चाहते हैं। क्रेडी वाले इन्होंने कुछ पैसे कहे हैं, पर जितने होंगे बड़े बारी लिख लेते, तो इतने भी साड़ी जेबा जेबी चाहिए ना, तब जितने भी होंगे उसमें से जो इनकी प्रायोरिटी वाज होंगे वो मैं आपको कर दूंगा। बाकी तो इन्होंने रविदास भवन, ओबीस भवन, ये तो इन्होंने अपने आप ही जुगाड़ करके कर लिया होगा। इतना पर आपको मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, आपने ऐसा विधायक चुनकर दिया है जो आपके दर्द और पीड़ा को समझता है, आम आदमी की दर्द और पीड़ा को समझता है। और जो आम आदमी के दर्द और पीड़ा को समझता है, जहां तक एक विधायक का दायरा होता है, उससे मंत्री की क्षमता के बराबर से ज्यादा ये आपके लिए कार्य करते हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं है। ये काम करवाने का तरीका भी होता है। विधायक ही बनते हैं, लेकिन तरीका भी आना चाहिए कि कहाँ सचिवालय में जाना है, किसके पास जाना है। ये सब तरीकों से परिपूर्ण है और जल्दी ही अपना एक कार्य करवाने में सक्षम होते हैं। हम कई चीजों को सोचते हैं, लेकिन आने वाले वक्त में हम देखेंगे कि अभी और भी इनके क्षेत्र का दौरा करूंगा। लेकिन एक चीज याद रखना, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हिमाचल की जनता को ठगा है। आपने ठगने में नहीं आना है। अगले लोकसभा चुनावों में खासकर सरकारी कर्मचारी, किसान, माताएं, बहनें, जो कांग्रेस पार्टी ने वादा किया है वो पूरा वादा कांग्रेस पार्टी पूरा करेगी। इसमें कोई दो राय नहीं। भारतीय जनता पार्टी को कहने के लिए कुछ नहीं है। हमारी सरकार में कोई भी भ्रष्टाचार 1 साल में बिल्कुल नहीं हुआ। कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो इनकी सरकार की तरह भ्रष्टाचार में लिप्त हो। आज हम ये कह सकते हैं कि हमारी सरकार पारदर्शी तरीके से आगे बढ़ रही है। आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश की जनता को सुख समृद्धि मिले, इस दृष्टि से हम कानून में बदलाव करके, व्यवस्था में परिवर्तन करके हम काम कर रहे हैं। और ये सच्चाई है कि 10 साल में हिमाचल प्रदेश समृद्ध और अमीर राज्य होगा हिंदुस्तान का। ये बात अपने दिल में रखना। मैं इसलिए कह रहा हूं, कौन कैसे अमीर होते हैं? जब आपके पास 10 की जगह 15,000 रुपया आए, 20,000 रुपया आए। इस दृष्टि से हमारी सरकार कार्य कर रही है। आपने हमारी बात सुनी, आपका वो जो आपने मेरी बात सुनी, पीछे से बोल रहे कि एक 9 साल का बच्चा जिसके पीछे उसको भी हमारे इस चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट में उसको भी पूरा फायदा मिलेगा, जिसके माता पिता का देहांत हो चुका है। जो भी होगा, जिसके माता पिता का देहांत 27 साल से पहले जिसका भी होगा, सरकार उसको सभी सुविधाएं देगी। अगर वो पढ़ना चाहता है, पढ़ने वाले को 4,000 रुपया पॉकेट मनी भी मिलेगी हर महीने। 48,000 रुपया साल का मिलता है। तो जो 9 साल का बच्चा रह गया है, उसको भी हमारी जो ये योजना है, ये हिंदुस्तान का पहला कानून है। कानून बन के उनका अधिकार मिला। अब जो मर्जी सरकार है, उनका अधिकार है। उनको सरकार, अगर वो उनको सरकार की तरफ से ये अनाथ बच्चों को मिलता रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।
जय हिंद, जय भारत। जो डेपुटेशन वाले हैं वो आ जाएं और अधिकारियों से विरोध प्रार्थना है, सभी लोग जो है धाम खा के जाएंगे।